हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 5 स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में। स्थिर चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज ये यूनिट नंबर 5 है और यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 थ्योरी एंड कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पर एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का यह है यूनिट नंबर 5। कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार यहाँ पर सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाइड फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम एक नज़र उसके सिलेबस पर डाल लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टॉपिक टू टॉपिक आप जो है देखते रहिएगा। मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। मैग्नेटिक पोल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, सर्कुलेटिंग चार्ज, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, हॉल इफेक्ट, टॉर्क एंड करंट ऑन ए करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ के क्या अनुप्रयोग हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर फैराडे लॉ, लेंज का नियम, ठीक है, और यहाँ पर मोशनल ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और देखते रहिएगा, सभी कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सिलेबस का जो आपके पास रहेगा और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अब यूनिट नंबर 5 अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। यूनिट नंबर 5 है स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि चुंबक होता क्या है। चुंबक क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैग्नेट, चुंबक को बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेटाइट लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसका जो फॉर्मूला है वो होता है Fe3O4, ठीक है। मैग्नेटाइट लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं, रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट धातु में लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों को, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको आकर्षित करने का गुण होता है। इसी के नाम पर इसका नाम मैग्नेट पड़ा, जिसको हिंदी में चुंबक कहते हैं। मैग्नेटाइट धातु प्रकृति में पाया जाता है, अतः मैग्नेटाइट पत्थर को प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं यानी कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व यानी कि अर्थात आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है उन्हें चुंबक के पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी कि अगर ये एक चुंबक है तो इस चुंबक को हम देख रहे हैं कि एक तो ये एन पोल है यानी कि नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर पोल पर देखिएगा, पोल पर यहाँ ज्यादा जो है लोहे के टुकड़े चिपके हुए हैं और यहाँ ज्यादा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिडिल में यहाँ पर बहुत ही कम लोहे के टुकड़े चिपके हुए हैं। तो सबसे ज्यादा पोल्स पर ही चुंबक की आकर्षण शक्ति होती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा यह है जो अगर लोहे की छिलन में हम इसको डालें तो सबसे ज्यादा ध्रुव पर ही चिपक जाएंगी, ठीक है। तो जो पोल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुवों आपसे अगर पूछे कि चुंबक के सबसे ज्यादा आकर्षित करने की शक्ति कहां पर होती है तो ध्रुव पर होती है यानी कि पोल्स पर होती है। चुंबक का जो सिरा सदैव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर रहता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो सिरा सदैव भौगोलिक दिशा की ओर रहता है उसे दक्षिणिक यानी कि दक्षिण दिशा की ओर रहता है उसे कहते हैं दक्षिण ध्रुव, ठीक है। भौगोलिक उत्तर की तरफ तो क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर होता है तो हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब एक बात और आपको बता दें कि यदि कोई भी चुंबक है, उस चुंबक के हमने क्या किए, दो पार्ट किए। तो दो पार्ट करने पर क्या होगा कि अलग अलग पार्ट में वह बट तो जाएगी लेकिन एक पार्ट संपूर्ण चुंबक कहलाएगा। यानी कि हर एक टुकड़े में दो पोल होंगे और दो पोल का एक पूर्ण चुंबक होता है। अब इन चुंबक को हमने क्या किया, ये दो पार्ट में थे, दो पार्ट से हमने क्या किया, इनको चार पार्ट में डिवाइड किया। चार पार्ट में डिवाइड करने पर हमें क्या मिला कि हर एक पार्ट में दो ध्रुव हमें मिल गए। यानी कि कोई भी चुंबक का एक छोटे से छोटा टुकड़ा एक संपूर्ण चुंबक कहलाता है। क्लियर। अब यहां पर बात करते हैं कि
जो हमारे पास स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका परिचय देखिए। ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो है विद्युत धारा, विद्युत मापन, यानी कि यूनिट नंबर 4 में हमने पढ़ा था। विद्युत धारा को हमने पढ़ा, विद्युत मापन, धारा के उसमें प्रभाव के विषय में हमने जो है सब कुछ इसमें पढ़ लिया था। अब जो भी हम यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव हैं उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन पहले ऐसा समझा था, हम आपको बता दें कि पहले ऐसा समझा जाता था कि विद्युत धारा का जो चुंबक से कोई भी संबंध नहीं है, परंतु जब 1820 में ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अनुभव किया कि किसी धारावाही चालक के पास कंपास को अगर ले जाते हैं तो उसकी सुई जो है वो विक्षेपित होती है, ठीक है, उसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब यदि धारावाही में धारा की दिशा पलट दी जाए तो क्या होगा, कंपास की सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। तो ऑर्स्टेड ने, जो ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः हम जानते हैं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव विद्युत धारा का निर्माण करता है। ये हमने लास्ट चैप्टर या लास्ट यूनिट में पढ़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इस चैप्टर के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले गतिशील आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। गतिशील आवेश पर लगने वाला बल यानी कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। कोई चार्ज जो है वो गतिशील है, उस पर लगने वाला बल क्या होता है, कौन सा होता है, यहां से हम इसको देखते हैं। तो देखिए, जब किसी बिंदु आवेश Q डॉट यानी कि Q नॉट बोल सकते हैं, Q0 बोल सकते हैं, जब किसी बिंदु आवेश Q0 को किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, देखिए यहां पर कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र E है। तो उस पर जो है आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, F इक्वल टू Q नॉट E होता है। और चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, ध्यान रखिएगा, सदिश राशि है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से समझते जाइएगा। मान लिया कि जो चित्र में दिखाया गया है प्लस Q, तो प्लस Q क्या है, एक गतिशील आवेशित कण है। V क्या है, हमने कण की जो है वो गति यानी कि वेग दिखाया गया है। B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र हमने माना है, यानी कि हमने जो है इसको चुंबकीय क्षेत्र माना है, यानी कि यहाँ पर B ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और थीटा हमने क्या माना है, जो ये थीटा है, थीटा वेग चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बना कोण है, यानी चुंबकीय क्षेत्र ये है और वेग ये है, इसके बीच जो कोण बना है वो हमने माना है थीटा, ठीक है। तो इस फिगर को ध्यान रखिएगा। अब ये जो वेग है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और एक होगा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, एक होगा वाई एक्सिस और एक होगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस पर होगा वो होगा वी कॉस थीटा और जो एक्स एक्सिस पर होगा वो होगा वी साइन थीटा, ठीक है। और इनके बीच का यानी कि जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र ये था, इसके बीच का बना कोण क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो एफ क्या है, एफ जो है वो बल है और वी कॉस थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग का घटक है और वी साइन थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक है। आइए एक बार और देखते हैं। देखिए वी साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके लंबवत जो है 90 डिग्री पर ये है वी साइन थीटा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर था तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो है वी कॉस थीटा है और यहाँ पर ये बल दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रयोगों द्वारा जो लेंज ने बताया था वो यह था कि जब कोई आवेशित कण, ठीक है, प्रयोग द्वारा लॉरेंज ने यह बताया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर होता है, रुका हुआ होता है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल नहीं लगता, परंतु जब वही कण गतिशील हो जाता है तो आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगने लगता है। और यह जो चुंबकीय बल होगा यह किन बातों पर निर्भर करेगा, इसको देख लेते हैं। तो कण पर लगने वाला जो बल है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है बल का जो परिमाण है वो चुंबकीय क्षेत्र के मान के समानुपाती होगा, यानी कि F समानुपाती B हो जाएगा। बल का परिमाण आवेश के मान के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती Q हो जाएगा। बल का परिमाण वेग के उस घटक के समानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या था, V sin थीटा, तो F समानुपाती V sin थीटा और V को हम क्या लिखते हैं, यानी कि हम इन तीनों इक्वेशन से अगर देखें तो तीनों इक्वेशन F समानुपाती B है, F समानुपाती Q है और F समानुपाती V sin थीटा है। तो तीनों इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन बनेगी F समानुपाती B Q V sin
थीटा। और जब हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है k, तो उससे इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास F इक्वल टू के बी क्यू वी साइन थीटा। और k को हम बोलेंगे समानुपाती स्थिरांक, जिसका मान क्या होता है, इकाई होता है। तो इकाई मान रखने पर हमें इक्वेशन मिलेगी F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और यही क्या होता है, यही इसी को हम कहते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, तो लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो चुंबकीय जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई आवेशित कण अगर गति कर रहा है तो उस पर एक बल लगेगा जिसको बोलते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल, और ये होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर। अब यदि F की दिशा जो है वो V तथा B की दिशा के लंबवत हो तो F जो है वो हो जाएगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो बल F की दिशा सदिश गुणनफल के नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि दिशा ज्ञात करने के जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम है, इन नियमों का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो B इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा से हम निकालेंगे। तो F का मात्रक होता है न्यूटन, Q का मात्रक हो गया कूलाम, V का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम मीटर पर सेकंड। तो इस सेकंड को अगर हम कूलाम के अपॉन में ले आए तो न्यूटन अपॉन कूलाम पर सेकंड इंटू मीटर। तो यहाँ पर कूलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड होता है एम्पियर। तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर को बोलते हैं टेस्ला, और टेस्ला को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यदि F इक्वल टू हो जाए 1 न्यूटन और Q इक्वल टू हो जाए 1 कूलाम, V इक्वल टू हो जाए 1 मीटर पर सेकंड और थीटा इक्वल टू 90 अगर हम देखें तो टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलाम इंटू 1 मीटर पर सेकंड इंटू साइन 90। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री 1 मीटर पर सेकंड वेग से 1 कूलाम धनावेशित कण पर लगने वाला बल का मान 1 न्यूटन है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो 1 टेस्ला के बराबर होगा। और 1 टेस्ला जो है अत्यंत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो 10 की घात -4 टेस्ला में होता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह रहे हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 की घात -4 टेस्ला में होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम गॉस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अब बात करें अगर विमा की, तो बी की जो विमा है चुंबकीय क्षेत्र की विमा वो हो जाएगी हमारे पास ml0 t-2 और a-1। क्या हो जाएगी ml0 t-2 और a-1। क्लियर। चलिए अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, यानी कि जो साइन थीटा है उसमें थीटा अगर चेंज होता रहे तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। यदि थीटा अगर हमारे पास 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 तो 0 होता है। तो जब हमारे पास होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पर जब साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, यानी कि कण की गति इधर है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक, यानी कि उसके क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो और कण की गति भी इधर ही हो, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 0। तो हम कह सकते हैं कि यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो उस पर जो है चुंबकीय बल नहीं लगता है। अब इसी तरीके से अगर कोण जो है वो 180 हो जाए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, कण की दिशा इधर है, तो कोण कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, इस तरीके से 180 हो जाएगा। अब 180 है तो साइन 180 0 होता है, तो फिर भी यहाँ पर कोई भी बल नहीं लगेगा। यानी कि यदि कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो तो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान तब भी क्या होगा, 0 होगा। अब यदि थीटा इक्वल टू 90 हो जाए, यानी कि हम कहें कि चुंबकीय क्षेत्र और उसके वेग में जो भी कोण है वो कितना हो, 90, यानी कि एक दूसरे के लंबवत हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 रखेंगे तो साइन 91 हो जाएगा। तो तब क्या होगा, एक बल लगेगा जो मैक्सिमम होगा, यानी कि F मैक्स इक्वल टू क्यू वी बी, और ये हो जाएगा 1। तो क्यू वी बी जो है वो मैक्सिमम बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाले कण पर अधिकतम चुंबकीय बल लगता है। ठीक है, इसी के साथ यदि v इक्वल टू 0 कर दें, यानी कि वो जो है स्थिर हो, तो तब भी कोई बल नहीं लगता है, क्योंकि v इक्वल टू 0 करेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो यदि कण चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, नोट पॉइंट में कुछ देख लीजिएगा, थोड़े से पॉइंट हैं यहाँ पर लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आवेश विद्युत क्षेत्र यानी कि स्थिर आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है।
गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अन्य गतिशील आवेश पर भी बल लगाता है, और यदि किसी स्थिर आवेश पर जो क्षेत्र के कारण स्थिर आवेश पर क्षेत्र के कारण बल नहीं लग रहा है तो निश्चित ही वह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है इसको देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता हुआ कोई आवेशित कण है तो उसके व्यंजन को हम कैसे प्राप्त करें। देखिएगा, हम अभी तक यह जानते हैं कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के जो वेग की दिशा है वो वृत्त के स्पर्शी की दिशा में होती है। ठीक है। अब कण पर लगने वाला जो बल है वो अभिकेंद्र बल त्रिज्या के जो है अनुदिश होता है। यानी कि हम कह रहे हैं कि कोई भी एक कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति कर रहा है, और वृत्तीय गति करते कण का जो वेग होगा वो इस तरीके से होगा, उसके स्पर्श में होगा। ठीक है, स्पर्शी दिशा में होगा, और जो चुंबक इसके जो कण पर बल लगेगा वो जो है केंद्र की ओर लगेगा, और केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो कण का वेग तथा उस पर लगने वाला बल एक दूसरे कैसे हैं, हमेशा 90 डिग्री पर ही होंगे। ठीक है, कोई भी कण वृत्तीय गति में अगर गति कर रहा है तो कण का वेग और उस पर लगने वाला बल एक दूसरे के 90 डिग्री पर ही होंगे। ठीक है, तो इस फिगर को जरा थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए, जो भी फिर इसमें दिखाया गया है तो ये सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि जो क्रॉस दिखाए गए हैं ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, बी। ठीक है, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया हुआ है, जिसकी दिशा जो है कागज के तल के भीतर की ओर है, यानी कि ये कागज के तल के भीतर की ओर है। ठीक, तो अगर हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे एक डॉट से तो वो होगा बाहर की ओर। ठीक है, और अगर हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं तो वो होगा अंदर की ओर। जो चुंबकीय बल की दिशा है वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, इन दोनों को पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो एक धनावेशित कण जो प्लस क्यू है वो कागज के तल पर v वेग से गतिमान है, यानी कि प्लस क्यू आवेश है वो v वेग से गतिमान है। ठीक, अब आप जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लगाइए इसमें, और आप यह देखने को मिलेगा आपको कि आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है उसकी दिशा कागज के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। कागज के तल पर जो है परंतु वेग कैसे होगी, लंबवत होगी, और बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के साथ वेग की दिशा से कैसी होगी, लंबवत। अब अगर हम देखें कि आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है, जब ये आगे बढ़ता है तो हम देख रहे हैं कि डॉटेड जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो है इसका पाथ दर्शाती है, यानी कि इस तरीके से ये डॉटेड लाइन इसका पाथ दर्शाती है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से वृत्तीय पथ पर जो केंद्र बल की दिशा में स्थित होता है, यानी कि जो केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी कि बल पर जो कण है उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है जो केंद्र की ओर कार्य करता है। तो यहां पर कुछ बिंदु हैं, उनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि बल की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। ये पक्का पता है कि यहाँ पर बल की दिशा जो है वो वेग की दिशा के लंबवत है, यानी कि ये वेग है, ये बल है, ये बल है तो ये वेग है। ठीक, इसलिए बल द्वारा कण पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो W इक्वल टू हम कह सकते हैं कि एफ एस कॉस थीटा, और S को हम VT क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, S अपॉन टी। तो S इक्वल टू जब हम इधर टी ले जाएंगे तो VT हो जाएगा, तो एफ VT cos 90, और cos 90 से ही क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो W इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, अब कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार अगर हम देखें तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, यानी गतिज ऊर्जा परिवर्तन क्या हो गया, K2 माइनस K1। तो इसलिए गतिज ऊर्जा जो है वो स्थिर बनी रहती है, और स्थिर बने रहने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि अगर स्थिर बने रहना है तो स्थिर बने रहने के लिए हमें चाहिए कि K1 जो है वो K2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो कण की चाल है वो स्थिर बनी रहती है, और जिसकी दिशा हमेशा क्या होती है, सदैव बदलती रहती है। ठीक है, लेकिन एक समान वेग से गति, यानी कि एक समान गति से वो जो है चलता रहेगा। अब त्रिज्या की बात करें, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र में कण गति कर रहा है उसकी त्रिज्या, तो आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है F इक्वल टू वो क्या होता है, QVB sin 90, क्योंकि 90 डिग्री पर लग रहा है F और V। तो F इक्वल टू QVB इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। चुंबकीय बल ही यहाँ वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, यानी कि वृत्तीय गति के लिए चुंबकीय क्षेत्र ही आवश्यक बल जो है वो प्रदान कर रहा है, जो है अभिकेंद्र बल। ये किससे प्राप्त हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए क्या है, अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mv² अपॉन r होता है।
जहां पर m क्या है वो कण का द्रव्यमान हमने माना है और r क्या है वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या मानी है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखेंगे तो QVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और r की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो त्रिज्या हमें मिलेगी mv अपॉन QB। ठीक है, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या कण के द्रव्यमान व वेग के समानुपाती होती है तथा आवेश व चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि द्रव्यमान और वेग के समानुपाती और आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, परिक्रमण काल की बात करते हैं तो परिक्रमण काल में क्या होता है, देखिएगा कि कण का परिक्रमण काल बराबर होता है परिधि बटे चाल। ठीक है, तो परिधि किसी वृत्तीय पथ की परिधि क्या होती है 2πr, और चाल क्या है हमारे पास v। तो r की वैल्यू हमने अभी निकाली क्या है कि mv अपॉन QB, तो ये mv अपॉन QB को ही हम यहां पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू mv अपॉन QB, तो क्या मिलेगा 2π mv अपॉन QB अपॉन में v। तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि t इक्वल टू यानी कि परिक्रमण काल इक्वल टू 2πm अपॉन QB। क्लियर। अतः हम कह रहे हैं कि कण का जो परिक्रमण काल है वो v पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले से जो v है वो कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, तो आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, परिक्रमण आवृत्ति यानी कि जो आवर्त काल है, जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल का इनवर्स जो होती है वो आवृत्ति होती है। ठीक, तो आवृत्ति होती है f और इक्वल टू में हो जाएगा 1 अपॉन परिक्रमण काल यानी कि 1 अपॉन t, तो f इक्वल टू QB अपॉन 2πm हम लिख सकते हैं। तो इन फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब देखिएगा, जब आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ नत हो, नत का मतलब है इंक्लाइन, तो व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इंक्लाइन विद मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर हम देख सकते हैं, आप यहां पर फिगर के माध्यम से समझिएगा। देखिए जब वेग जो है और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत हो, यानी कि अगर इस कंडीशन पर हम विचार विमर्श करें कि वेग कहां पर है, देखिएगा वेग और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, आपस में लंबवत न हो, आपस में लंबवत न हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है और वेग यहां पर है, इनके बीच एक कोण है थीटा। तो अगर ये दोनों जो है लंबवत ना होकर के किसी थीटा पर हो, तो आवेशित कण XY तल में, आवेशित कण XY तल कौन सा, ये वाला, यानी कि x और y, XY तल में v वेग से गतिशील है, तो क्या कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा x अक्ष के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र B की तरह x अक्ष के अनुदिश x अक्ष की तरफ है, तो V तथा B के जो मध्य कोण है वो थीटा बनता है। तो यहां वेग के दो घटक हो जाएंगे, और कौन कौन से, एक तो होगा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, ये जो होगा v cos थीटा, और एक होगा y एक्सिस पर जो होगा हमारे पास v sin थीटा, और जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो जो चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल होगा तो पैरेलल को हम लिखते हैं इस तरीके से, दो डंडे खींच देंगे तो हम पैरेलल लिखते हैं, यानी कि समांतर। तो v समांतर किसके हैं, v cos थीटा के, और b लंबवत जो है वो v sin थीटा है। क्लियर। तो जब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिशा में होते हैं तब आवेशित कण पर बल लगने लगता है। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही लंबवत दिशा में आते हैं तो आवेशित कण पर क्या होगा, बल लगने लगता है, और बल की दिशा कागज के तल के कैसी होती है, लंबवत भीतर की ओर होती है, और फलस्वरूप क्या होगा, आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि वेग के जो लंबवत घटक हैं वो क्या है, v लंबवत v sin थीटा के कारण वृत्तीय गति संभव हो पा रही है, यानी कि जब वो लंबवत आएगा तभी उसकी जो है वृत्तीय गति बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू m v लंबवत अपॉन QB। तो v लंबवत क्या है, v sin थीटा, तो r इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन QB हो जाएगा। और परिक्रमण काल की इसमें बात करें तो 2πm अपॉन QB होता है। तो आवेशित कण का परिक्रमण काल वेग अथवा कोण पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वेग पर निर्भर नहीं करेगा, कोण पर भी निर्भर नहीं करेगा, क्या, परिक्रमण काल यानी कि t। क्लियर है। पिच की बात करें तो वृत्तीय गति करते हुए आवेशित कण द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लगे समय, यानी कि जो परिक्रमण काल है उसमें जितनी भी रेखीय दूरी तय की गई है उसी को हम कहते हैं पिच। ठीक है, तो वृत्तीय गति करते हुए आवेशित कण द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लगे समय, जो भी समय लगा है उसमें कितनी दूरी तय की है, तो उस रेखीय दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और विस्थापन इक्वल टू वेग इंटू समय होता है, तो पिच इक्वल टू हो जाएगा वेग के समांतर घटक और इंटू में परिक्रमण काल। तो वेग के समांतर घटक क्या हो जाएगा, v समांतर, तो p इक्वल टू v समांतर इंटू t, और v समांतर क्या है, v cos थीटा, तो t इक्वल टू 2πm अपॉन QB। तो यहां पर हो जाएगा p इक्वल टू 2πm v cos थीटा अपॉन
QB। तो आप अगर पिच निकालते हैं किसी भी वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण की तो P इक्वल टू 2πm v cos थीटा अपॉन QB से निकालेंगे। तो नोट पॉइंट आप देख लीजिएगा, दो छोटे छोटे पॉइंट हैं। आवेशित कण की चाल कैसी होती है? स्थिर होती है, और गतिज ऊर्जा भी स्थिर बनी रहती है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक है वो रखा हुआ है, उस पर जो बल कार्य करेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट जान लीजिएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर लिखना चाहो तो आप कॉपी में लिख सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई आवेशित कण है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर चुंबकीय बल लगने लगता है। और वो चुंबकीय बल कौन सा होता है? लॉरेंज बल होता है। और लॉरेंज बल क्या होता है? F इक्वल टू QVB sin थीटा। क्लियर? और जब किसी चालक में धारा बहती है, जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में यानी कि VD वेग से गतिशील हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनुगमन वेग। क्लियर? तो अब हम कह सकते हैं कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित कण उस पर चुंबकीय बल लगाने लगते हैं। ठीक, उस पर क्या होता है? चुंबकीय बल लगाने लगते हैं। तो यदि चालक के कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल उसकी हम गुणा कर दें तो संपूर्ण चुंबकीय बल पर लगने वाला जो संपूर्ण चालक है उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो हमें मिल जाता है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिएगा इन पॉइंट को कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेशित कण उन पर क्या होता है? चुंबकीय बल लगने लगता है। अब यदि चालक के कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है उसको गुणा कर दें तो संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल ज्ञात हो जाता है। ठीक, और कैसे? देखिए, एक चालक है, उसकी लंबाई हमने मानी है L। कंप्लीट लंबाई कितनी है? L है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र B है, इस दिशा में है, और इसका जो अनुगमन वेग है इलेक्ट्रॉन का वो इधर है, क्योंकि धारा इधर बहेगी तो इलेक्ट्रॉनों का वेग उसके अपोजिट होता है, तभी धारा बहती है। तो L जो है वो चालक की लंबाई है, A चालक के काट का क्षेत्रफल माना है, B को माना हमने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, और VD जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, और माइनस E जो है वो इलेक्ट्रॉनों का आवेश को प्रदर्शित करता है, और N जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लॉरेंज बल क्या होता है? F इक्वल टू QV क्रॉस B वेक्टर रूप में। तो F इक्वल टू माइनस EVD इंटू B हो जाएगा। तो चालक में उपलब्ध कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, तो N इलेक्ट्रॉन घनत्व और इंटू में चालक का आयतन। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? N, और चालक का आयतन क्या है? V। तो V जो है हम लिखते हैं A इंटू L यानी कि एरिया इंटू लेंथ। तो चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? F इक्वल टू NF, और N तो हमारे पास स्मॉल n और AL है, और यहां पर F इक्वल टू क्या है? F है हमारे पास माइनस E और VD। तो यहां पर ये तो हो जाएगी n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? NAL, ये n की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस और E और VD इंटू B ये हो जाएगा हमारे पास F की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमने यहां माना। अब विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से हम क्या लिखेंगे? I इक्वल टू NIVDE, और यहां पर जो हमारे पास यहां पर जो संबंध बनेगा वो L से इधर मल्टीप्लाई करो और L से इधर मल्टीप्लाई करो। तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा? NA और VDEL। ठीक, और E क्या है? जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है। तो समीकरण से हम क्या करेंगे? F इक्वल टू माइनस NaLeVD और B। इस इक्वेशन में हम जो है माइनस NaVDEL के जगह पर हम क्या रखेंगे? IL रखेंगे। तो माइनस NaLeVD इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? IL, और IL इंटू क्या हो जाएगा? B। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो B है और ये IL है, ये क्रॉस में है, तो जब इसका वेक्टर रूप हम हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? IBL साइन थीटा। तो इसकी कंडीशन आ जाती है कि जब थीटा इक्वल टू 0 है, जब थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 0 होने पर साइन 0 0 हो जाएगा। तो यहां पर जब साइन 0 0 हो जाएगा ये कंप्लीटली 0 हो जाता है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र में धारा दोनों की दिशा एक ही हो, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही हो, तो चालक पर कोई भी बल नहीं लगता है।
जब 180 डिग्री थीटा हो जाए, यानी कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र का जो कोण है वो क्या हो जाए, 180 हो जाए, विपरीत दिशा हो जाए, तो क्या होगा, जब भी हमें F पर यानी कि जो कण है उस पर कोई भी बल नहीं मिलेगा, चालक पर कोई भी बल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा के विपरीत है तो भी चालक पर कोई बल नहीं लगता है। थीटा इक्वल टू 90 करके हमने देखें तो थीटा यानी कि जो भी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र और धारा है दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, तो एक बल कार्य करता है जो होता है IPL। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 90 पर चालक पर बल कैसा होता है, अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होगा। क्लियर है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई के लंबवत होता है तब चालक पर लगने वाला जो बल है वो कैसा हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट की। हॉल इफेक्ट क्या है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप जो है फिगर के माध्यम से इसको समझ लीजिएगा। देखिए चित्र में जो दिखाया गया है वो एक धारावाही है। ठीक है, यानी कि इसमें धारा बह रही है, वही धारावाही होता है। क्लियर। तो धारावाही में I धारा हमने प्रवाहित करा रहे हैं इधर, तो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो इधर होगा, तो यह होगा VD। ठीक, तो धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो BX यानी कि B क्रॉस है उसमें रखा हुआ है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक क्रॉस जो है, ये क्रॉस दिखा रखे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत कैसी होगी, नीचे की ओर होगी, यानी कि भीतर की ओर क्रॉस होता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो चित्र हमें दिखाया गया इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा की विपरीत दिशा में VD यानी कि अपने अनुगमन वेग के गतिशील है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, वो होगा FM यानी कि FM इक्वल टू EVD और साथ में हम B लेंगे और साइन कौन सा, 90। क्यों, क्योंकि जो बल है वो धारा के कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। ठीक, तो यहां पर B जो है वो क्या माना हमने, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। I हमने माना धारा और VD हमने माना इलेक्ट्रॉन का वेग, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना हुआ, FM इक्वल टू EVD/B। तो चुंबकीय बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन चालक की पूरी लंबाई में उसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। यानी कि क्या कहते हैं कि जब इसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके ऊपरी सतह में टोटल चार्ज यानी कि जो माइनस चार्ज है वो एकत्रित हो जाता है, प्लस चार्ज इसका नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी से हम क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे। ठीक, तो चुंबकीय बल के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, चालक की पूरी लंबाई में ऊपर की सतह पर एकत्र हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपरी सतह पर इकट्ठे हो गए और चालक की ऊपरी सतह पर ऋणावेश तथा नीचे सतह पर धनावेश हो जाता है। यहां पर धनावेश और यहां पर ऋणावेश हो गए। कब, जब इसमें क्या हुआ कि जो चुंबकीय बल है उसका इसमें इफेक्ट देखा गया। जैसे इसमें धारा प्रवाहित कराई तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है चुंबकीय बल लगा और चुंबकीय बल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हो गए निगेटिव और यहां पर यानी कि धनात्मक नीचे की ओर। ठीक, अब जिसके कारण चालक में बहने वाली धारा I तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत विद्युत क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा नीचे से कैसी होगी, ऊपर की ओर। ठीक, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो EH जो है वो है हमारे पास नीचे से ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। ठीक, और इसी को कहते हैं हम हॉल इफेक्ट। क्लियर, हॉल इफेक्ट इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र EH है जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां पर क्या है, एक चालक है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो इसमें जो है हमने धारा को प्रवाहित कराया। ठीक, धारा प्रवाहित कराने पर क्या होगा कि चालक की ऊपरी सतह पर ऋणावेश और निचली सतह पर धनावेश एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण जो है चालक में बहने वाली धारा और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के जो लंबवत है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि चालक में बहने वाली धारा
और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा कैसी होती है, वो प्लस से माइनस की ओर यानी कि ऊपर की ओर हो जाएगी। और ऊपर की ओर जब इसकी दिशा हो जाएगी तो ऊपर को उत्पन्न हो यानी कि जो दिशा है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। और यदि विद्युत क्षेत्र EH उसको चालक की ऊंचाई d से हम क्या कर दें, गुणा कर दें, यानी कि जो भी हमारे पास ये EH है उसको चालक के ऊंचाई जो d है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है हॉल वोल्टेज। ठीक है, हमें जो है हॉल वोल्टेज मिलता है, यानी कि सतहों के मध्य विभवांतर ज्ञात हो जाता है और उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और इसे वोल्टमीटर के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चुंबकीय बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन चालक की दूरी लंबाई में उसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित होने लगते हैं और इसके फलस्वरूप चालक की ऊपरी सतह पर ऋणावेश तथा नीचे वाली सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चालक में बहने वाली धारा I तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जिसकी दिशा कैसी होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो कैसी होगी, नीचे से ऊपर की ओर प्लस से माइनस की ओर होगी। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, जैसे ही हमें दिखता है कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर है तो वो क्या हो जाएगा, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। और हॉल इफेक्ट में अगर हम चालक की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है हॉल वोल्टेज। ठीक है, हॉल वोल्टेज। और साम्यावस्था की अगर बात करें तो साम्यावस्था में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम हॉल हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र है, हॉल विद्युत क्षेत्र यानी कि हॉल वोल्टेज, तो उससे अगर हम इलेक्ट्रॉनों की मल्टीप्लाई करें और जो इलेक्ट्रॉन है उसको अनुगमन वेग और चुंबकीय क्षेत्र से मल्टीप्लाई करें, दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां से हॉल विद्युत क्षेत्र EH को हम निकालेंगे तो VD इंटू B आएगा। क्लियर। तो हॉल इफेक्ट के अनुप्रयोग हम कैसे देख सकते हैं कि चालक अर्धचालकों का आवेश घनत्व ज्ञात करना, इनको हम प्रयोग में लाते हैं। P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक का पता लगाने के लिए हॉल इफेक्ट को यूज करते हैं। चालक के पदार्थ की चालकता अगर ज्ञात करनी हो तो तब हॉल इफेक्ट का सहारा लेते हैं और अत्यंत सूक्ष्म चुंबकीय कण के मान की गणना करनी हो तो तब हम हॉल इफेक्ट का सहारा लेंगे। तो यदि चालक में धारा का मान I इक्वल टू NaVdE हो तो VD इक्वल टू I अपॉन NaE हो जाएगा। तो हॉल विद्युत क्षेत्र EH इक्वल टू VdB अपॉन IB NaE हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। हॉल वोल्टेज VH इक्वल टू EH इंटू D हो जाएगा और EH की वैल्यू क्या है, IB NaE, तो IBD अपॉन NaE होगा। क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर आघूर्ण हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखिए, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिगर को आप सही तरीके से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा। माना कोई आयताकार धारा लूप है ABCD। कौन सा है, ABCD, ABC और D, ये धारा लूप है। ध्यान से समझिएगा, बस एक बार समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो माना कोई आयताकार धारा लूप है ABCD, वो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटका हुआ है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटका हुआ है। धारा लूप की मापें AB और CD, AB और CD क्या है, ये जो है बराबर किसके हैं, L के, और BC और DA ये बराबर हैं B के। तो धारा में लूप में जो है I धारा बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के बाएं से दाईं ओर है, हमने ये माना है बाएं से दाईं ओर, यानी कि इस साइड में बाएं से दाईं ओर। ठीक है, B हमने माना। लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब YN कौन सा है, आप ध्यान से देखिएगा कि जो YN हमने जो इसके लूप के तल पर अभिलंब खींचा है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है ये, और ये YN हमने एक अभिलंब खींचा है, तो ये कैसा कोण बना रहा है, थीटा। यहां पर देखें तो ये कैसा कोण बना रहा है, थीटा, चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, तो जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसा कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। यानी कि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसा कोण बना रहा है, यानी कि यहां और यहां ये कैसा कोण है, अल्फा, और ये जो हमने अभिलंब खींचा ये कैसा कोण बना रहा है, थीटा। ठीक है, और हमने ये भी मान लिया कि जो F1 F2 F3 F4 हैं, ठीक है, F1 F2 और F3 और F4
ये जो हैं वो लूप की भुजाओं यानी कि क्रमशः डी ए, बी सी, ए बी और सी डी पर लगने वाले क्या हैं, बल हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहे हैं। ठीक, अब हम इसको समझते हैं। देखिएगा, ये तो बना हमारे पास फिगर, तो डी ए पर लगने वाला बल हम देखेंगे। डी ए ये वाला, इस पर लगने वाला बल जो है ये, इसको हम देखेंगे तो ये है F1। तो ये क्या होगा, आई बी डी ए साइन थीटा, है ना। यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा था आई बी एल साइन थीटा, ये तो था। ठीक है, तो आई बी एल साइन थीटा यानी कि हम क्या कह रहे हैं, यहां से अब इस पर देख रहे हैं तो आई बी एल, एल क्या है, ये बी है भाई, इसको हमने बी तो माना था। ठीक है, इसको क्या माना था, बी माना है। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी और बी साइन अल्फा, क्योंकि एंगल कितना है, अल्फा है यहां से। ठीक, यानी कि लूप के तल के ऊपर की ओर ये हमने जो बल है वो लगाया है। अब BC पर, तो BC कौन सा है, ये है, ये क्या है, लूप के तल के नीचे की ओर है। तो F2 क्या हो जाएगा, अब की बार F2 भी क्या हो जाएगा, आई बी बी साइन अल्फा हो जाएगा, आई बी बी साइन अल्फा। तो F1 F2 जो है वो समान है। तो ये ही हम आपको दिखाना चाहते थे कि ये जो है दोनों इस साइड में समान रूप से आएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार जो CD पर लगने वाला बल F4 है और AB पर लगने वाला बल F3 है, वे दोनों ही क्या आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे, देखिए यहां से हम यहां देखने वाले हैं कि जो भी हमारे पास एंगल है वो क्या होगा, वो 90 डिग्री बन रहा है इसमें। यानी इसके तल के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और इसके तल के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एंगल क्या बन रहा था, अल्फा। तो यहां पर हमने लिखा था साइन अल्फा। ठीक है, यानी कि AD और BC के लिए साइन अल्फा था, और यहां पर DC और AB के लिए क्या होगा, साइन 90, यानी कि साइन 91। क्लियर है, तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है। तो अब आप जाइएगा, देखिए DO अपॉन AD जो है हम लिख सकते हैं साइन थीटा। DO कौन सा है, देखिए अगर हम इसमें देखें, ये हमारे पास AD है, ठीक, और ये जो है इसके अभिलंब है, इसके तल के अभिलंब खींचा था YN। क्लियर, ये बल लगा हुआ था F इक्वल टू आई बी एल F4, ये वाला। ठीक, अभी तक। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और इसके तल के बीच में एंगल कितना है, अल्फा, और चुंबकीय क्षेत्र और इस अभिलंब के बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्लियर, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ये जो अगर B है तो ये कंपोनेंट हमारा क्या बनेगा, B साइन थीटा। तो इसी में ये जो DO है, आइए देखिएगा, DO अपॉन में AD, DO अपॉन में AD, तो ये क्या है, साइन थीटा। तो इसमें हम देखें, इसमें जो थीटा है यहां से हम देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है, B साइन थीटा, और अपॉन में कर्ण क्या है, ये B। तो B साइन थीटा अपॉन B, तो B से B कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा। तो DO को हम क्या लिखेंगे, AD साइन थीटा, और DO को, यानी कि AD क्या है, B है, तो B साइन थीटा, DO को हम लिख सकते हैं। तो DO AB साइन थीटा, ठीक है, तो AD साइन थीटा को हम लिखेंगे B साइन थीटा। आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए, एक आयताकार धारा लूप ABCD चुंबकीय क्षेत्र B में लटका हुआ था और AB इक्वल टू CD था, यानी कि AB और CD, देखिए AB और CD था और BC और AD था। तो ये है L और ये है B। ठीक है, तो यहां पर BC और DA जो है वो B है, और AC और AB और CD क्या है, वो L है। धारा जो है I बह रही है। तो YN के तल पर खींचा गया विलंब जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तथा लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से अल्फा कोण बनाता है। तो भुजाओं पर बल कैसा लगेगा, DA पर लगाया हमने F1, BC पर F2, AB पर F3 और CD पर हमने लगाया F4। तो DA पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और आई बी एल साइन थीटा को क्या करेंगे हम, F इक्वल टू आई बी DA साइन अल्फा, हमने क्या बताया था, और DA क्या है, B, यानी कि F1 क्या हो जाएगा, आई बी B साइन अल्फा। और जब आई बी B साइन अल्फा इस भुजा पर ये लग रहा है तो ये F2 के बराबर होगा। ठीक है, तो F1 F2 दोनों बराबर आएंगे। तो BC पर लगने वाला बल हम निकाला, तो हमने निकाला आई बी B साइन
अल्फा, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर है। तो CD तथा AB पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 90 रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र और इसके तल के बीच मध्य कोण बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास मिलकर के बनेगा F3 इक्वल टू IB CD sin 90। तो क्या हो जाएगा sin 91, तो IBL, और F3 IBL है और F4 भी IBL आएगा। तो F3 बराबर F4 यानी कि लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2 और F3 इक्वल टू F4, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिख रहे हैं कि AB जो है वो AD जो है वो B के बराबर है और BC भी B के बराबर है। तो बलाघूर्ण निकालेंगे तो टाउ इक्वल टू होता है बल इंटू बलों के मध्य की दूरी। तो टाउ निकालेंगे तो F3 इक्वल टू B sin थीटा। बल क्या है F3 यानी कि AD और BC पर हम देख रहे हैं। तो F3 AD और BC पर बल हम देखने वाले हैं। देखिएगा AD और BC इस पर जो है किसके कारण बलाघूर्ण होगा, F3 और F4 के कारण। ठीक है, यानी कि इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, बलाघूर्ण होगा। तो बलाघूर्ण हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा बल है F3 इसके कारण है, तो बलों के मध्य की दूरी क्या है B sin थीटा। तो IBL B sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा IBL इंटू B sin थीटा। तो L इंटू B क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा एरिया। तो टाउ इक्वल टू IBA sin थीटा। ठीक है, तो यदि धारा के लूप के चक्रों की संख्या n हो तो बलों का जो आघूर्ण होगा वो क्या होगा टॉ NIA B sin थीटा, क्योंकि n जो है वो चक्रों की संख्या है। और थीटा इक्वल टू अगर हम देखें 90 माइनस अल्फा, तो sin थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो sin थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा और टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा NIA B कॉस अल्फा, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या आएगा 90 माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, आप फिगर में देख लीजिए एक बार, जहां थीटा क्या है लूप के अभिलंब YN तथा B के मध्य कोण है और अल्फा क्या है लूप के तल तथा B के मध्य कोण है। ठीक है, चलिए बायो सैवर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, आपके पेपर में आया हुआ मिलेगा तो आप इसको कभी भी नजरअंदाज ना कीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आया हुआ मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको आसान तरीके से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। देखिए बायो सैवर्ट नियम, ठीक है, बायो सैवर्ट नियम हम देखते हैं इसे। देखिए ऑस्टेड के प्रयोग से हम यह जान चुके हैं कि जब किसी धारावाही चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो जाता है, ये हमें पता है। यदि कंपास को चालक के पास लाया जाए तो चुंबकीय सुई को विक्षेप जो है बढ़ जाता है और यदि चालक में धारा बढ़ाई जाती है तब भी चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें प्रयोगों से यह स्पष्ट हो चुका है कि धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा और चालक से दूरी इत्यादि पर यह निर्भर करता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बायो सैवर्ट 1820। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि धारावाही चालक XY के अल्पांश AB के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि बायो और सैवर्ट, ठीक है, बायो और सैवर्ट इन्होंने प्रयोग किए और उन्होंने क्या किया कि किसी धारावाही चालक के एक छोटे भाग को करंट एलिमेंट का नाम दिया। देखिए ये एक धारावाही चालक है, ठीक है, इसके छोटे से भाग को इन्होंने क्या किया, कट किया, डेल्टा L इसको इन्होंने जो है कंसीडर किया, ठीक, और उसे नाम दिया करंट एलिमेंट जिसकी लंबाई कितनी है डेल्टा L। ठीक है, ए बी एक खंड है और उसकी लंबाई कितनी है डेल्टा L, और ये इसे कह रहे हैं कि ये है करंट एलिमेंट। तो किसी चालक में बहने वाली धारा तथा चालक की लंबाई का गुणनफल करंट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, चालक की लंबाई और उसमें बहने वाली धारा I वो क्या कहलाएगा, उसका गुणनफल करंट एलिमेंट। तो IDL हम बोल सकते हैं IDL या फिर I डेल्टा L, जो क्या है एक सदिश है। और बायो सैवर्ट का नियम अगर हम ये करें कि एलिमेंट के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम यानी कि परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के घनत्व और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कैसे कैसे इसको हमने माना है। देखिए XY कोई धारावाही चालक है, ये XY एक धारावाही चालक है, ठीक है, यहां से यहां तक।
चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा कैसी है, आई। चालक के छोटे छोटे भाग ए बी पर विचार करते हैं। छोटे छोटे भाग हमने इसमें काट लिए थे, तो जो भाग ए बी है हम उसको कंसिडर करके चल रहे हैं, उसी एक पर हम बात करेंगे। तो ए बी भाग की लंबाई हमने कितनी मानी, डेल्टा एल। यदि धारा आई तथा भाग डीएल का गुणा करें तो करंट एलिमेंट आईडीएल प्राप्त होता है। धारा और खंड की लंबाई के हमने क्या कर दिया, गुणा, तो हमें क्या मिला, करंट एलिमेंट। और जिसकी दिशा क्या है, ए बी से, यानी कि ए से बी की ओर, ए से बी की ओर यानी कि इस साइड है। ठीक है, तो धारावाही से दाईं ओर एक बिंदु P मान लिया, और बिंदु P की दूरी तथा स्थान की स्थिति सदिश वेक्टर R से दर्शा दी है। दूरी कितनी है, सदिश वेक्टर R। तो करंट एलिमेंट आईडीएल तथा बिंदु P का स्थिति सदिश R और आपस में कैसा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अब ये थीटा कोण बनाता है, तो बायो-सावर्ट के अनुसार जो है करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण स्थित सदिश R पर स्थित बिंदु पर P चुंबकीय क्षेत्र हमें जो है निकालना है। तो वह निम्न बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन सी, जो चालक में बहने वाली धारा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चालक में बहने वाली धारा उसके समानुपाती होता है, तो यानी कि डेल्टा बी समानुपाती आई। चालक के उस अल्पांश यानी कि ए बी की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अल्पांश है ए बी, उसकी लंबाई डेल्टा एल, उसके अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ है इसमें, देखते हैं। तो यहां पर ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, यह है समानुपाती। ठीक है, यानी चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये समानुपाती कर लीजिएगा इसको भी। तो यह चालक के उस अल्पांश यानी कि ए बी के जो लंबाई डेल्टा एल है उसके भी क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये समानुपाती होता है। ठीक है, अपने नोट्स में जरा ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए, यह अल्पांश की लंबाई तथा बिंदु P से मिलने वाली रेखा के बीच बने कोण की जिया, बने कोण थीटा की जिया के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। ठीक है, और बिंदु P की अल्पांश से दूरी कितनी है, R है, उसके वर्ग के यानी कि R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा सही है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि डेल्टा बी समानुपाती 1/R स्क्वायर। तो सभी को एक साथ अगर लिखें इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 को, तो डेल्टा बी समानुपाती हो जाएगा I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और जब हम इसको समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, जिसको हम बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इक्वल टू K I DL साइन थीटा R स्क्वायर, जिसका मान धारावाही चालक तथा बिंदु P के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। धारावाही चालक और बिंदु P के मध्य कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करेगा K का वैल्यू। यदि कोई भी माध्यम नहीं है अर्थात निर्वात है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, तो म्यू नॉट को हम कहेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, और K की पूरी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर है, चलिए डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर जब हम K की वैल्यू रख देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यही संबंध क्या है, बायो-सावर्ट का नियम कहलाता है। तो बायो-सावर्ट का नियम अगर लिखने को आ जाए तो आप लिखोगे डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। डी एल बोल दो या फिर डेल्टा एल। क्लियर, चलिए यदि आई एम्पियर में डेल्टा एल व आर मीटर में हो, तो आई एम्पियर में और डेल्टा एल व आर दोनों मीटर में हो, तो म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यदि बी का मान न्यूटन पर एम्पियर मीटर में है या फिर वेबर पर एम्पियर मीटर में है, यदि बी का मान वेबर पर मीटर एम्पियर यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर में है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को वेबर पर एम्पियर मीटर। तो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा बी इक्वल टू 10⁻⁷ आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। म्यू नॉट की विमा हम बात करें तो म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो होता है। तो न्यूटन की वैल्यू क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एम्पियर का एम्पियर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर सेकंड का हो जाएगा -2 और एम्पियर -2 हो जाएगा, जब ऊपर जाएंगे तो kgm किलोग्राम मीटर सेकंड -2 और एम्पियर -2। तो विमा क्या हो जाएगी m1l1 t-2 a-2, m1l1
T-2 A-2, ठीक है, ये हो जाएगी म्यू नॉट की विमा जो है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, बायो-सैवर्ट के नियम निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। बायो-सैवर्ट के नियम को लाप्लास का नियम अथवा एम्पियर का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के दो नाम और हैं, जो है लाप्लास का नियम और एम्पियर का नियम। तो लाप्लास का नियम आए, एम्पियर का नियम आए या फिर बायो-सैवर्ट का नियम आए, आपको एक ही लिखना है, बायो-सैवर्ट लॉ। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं धारावाही चालक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न दो नियमों से किसी भी एक नियम द्वारा, दो नियमों में से किसी भी एक नियम द्वारा हम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला है दाएं हाथ का हथेली का नियम। दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या है, आइए देखते हैं। यदि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा तथा उंगलियां बिंदु P की ओर हों, तो चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा हथेली के तल के लंबवत होगी। यानी कि कोई अगर हमारा दायां हाथ है, दाएं हाथ को हम इस तरीके से फैलाएं कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा और उंगलियां बिंदु P की ओर हों, ठीक है, तो जो हथेली है यानी कि बिंदु P की ओर हमने जो है उसकी उंगलियां कर दी और चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा में जो है हथेली का तल होगा। यानी कि हथेली का तल ये है, तो इसके लंबवत में ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास दाएं हाथ की हथेली का नियम है वो इस प्रकार है कि हम अपने हाथ को इस तरीके से फैलाएं कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा बताए और उंगलियां जो है वो बिंदु P पर, यानी जहां पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट की तरफ को हम करें, तो जो हथेली का तल है, हथेली का जो तल है उसके लंबवत में क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसी तरीके से दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हम देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग सीधे धारावाही के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस नियम को कैसे हम देखें कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ से सीधे धारावाही को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा, यानी कि जिस साइड में धारा बह रही है उस साइड में हमें अंगूठे की दिशा को करना है। यानी कि धारा अगर इधर है तो हमें जो है अंगूठा इधर करना है, धारा इधर है तो अंगूठा जो हमें इधर करना है। तो उंगलियों के घुमाने की दिशा, यानी कि उंगलियों को जो इस तरीके से ये घुमाया जा रहा है, ठीक है, उंगलियों को जो इस तरीके से ये घुमाया जा रहा है तो उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। यानी कि अगर धारा इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, इधर होगी, और धारा अगर इधर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, इधर होगी। ठीक है, तो सीधे धारावाही का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर वृत्ताकार होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, उसके चारों ओर वृत्ताकार शेप में होगा। क्लियर। विशिष्ट स्थितियां की बात करते हैं। देखिए विशिष्ट स्थितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको आप जरूर देखिएगा। तो विशिष्ट स्थिति के बारे में बात करें तो देखिए थीटा अगर हमारे पास कितना हो जाए 0 या फिर 180 तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 0 होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। तो धारावाही के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होगा। अब यदि थीटा इक्वल टू 90 हो जाए तो थीटा 90 हो जाए तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो जहां साइन थीटा है वहां पर 1 रख देंगे। बायो-सैवर्ट लॉ में 10⁻⁷ I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर। तो अतः धारावाही के डेल्टा L लंबाई से लंब दूरी चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम बताती है। ठीक, म्यू नॉट तथा प्रकाश के वेग c के मध्य संबंध क्या होगा, इसको जान लेते हैं। हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 इक्वल टू 10⁻⁷ होता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 9 की पावर कितना होता है, 9। 10 गुना 10⁹ होता है। ठीक है, दोनों को हम जो है अगर मल्टीप्लाई करें, यानी दोनों को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 और जब इसको करेंगे तो 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो 10⁻⁷ अपॉन 9 गुना 10⁹ हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर देखिएगा 1/9 इंटू 10⁻16। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/3 गुना 10⁸, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए यहां से जब हमने 9 गुना 10⁸ लिखा था तो 9 गुना 10⁸ को 3 गुना 10⁸ का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 3 गुना 10⁸ आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल c होती है, तो क्या लिख सकते हैं हम, c का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर। तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे इस c की वैल्यू निकालेंगे तो c इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट
यहां पर होगा, तो c का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये रूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा c इक्वल टू 1/μ0 और ε0 रूट के अंदर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इन दोनों रिलेशन को देख सकते हैं, यानी कि μ0 और ε0 और प्रकाश के वेग c में संबंध। ठीक है, अब चलते हैं बायो-सैवर्ट के नियम से कूलाम के नियम के मध्य तुलना कैसे करें, यानी कि बायो-सैवर्ट के नियम से कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, किसी बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4πε0 q/r² होता है। ठीक है, और बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है कि अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L sin θ/r²। दोनों की तुलना करने पर जो है हमें जो है कुछ समानताएं और असमानताएं मिलती हैं। क्या, देखिए, जो हमारे पास जो कूलाम का नियम था वो दो बिंदु आवेश पर आधारित इस तरीके से हमने सॉल्व किया था, और बायो-सैवर्ट का नियम जो है एक धारावाही चालक पर इस तरीके से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, समानताएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। दोनों क्षेत्र दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दोनों का प्रभाव दूर तक होता है, दोनों क्षेत्र अध्यारोपण का यानी कि सुपरपोजिशन सिद्धांत का निगमन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के साथ रेखीय संबंध रखता है, और इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र आवेश q के साथ भी रेखीय संबंध रखता है। क्लियर। असमानताएं क्या क्या है, विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि आवेश q के कारण उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और अल्पांश l के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा r की दिशा में होती है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा r तथा अल्पांश I डेल्टा L के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मान sin थीटा पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र का मान दिशा पर निर्भर करता है। तो ये थे बायो-सैवर्ट और कूलाम के नियम के समानताएं और असमानताएं। अब हम देखते हैं बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, आपका फिगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा। बस एक सीधा धारावाही चालक XY एक सीधा धारावाही है, ये वाला। ठीक है, धारावाही में I धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए ठीक है, बिंदु P धारावाही के करंट एलिमेंट IDL से R सदिश दूरी पर स्थित है। बिंदु P जो है यहां से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जैसे बायो-सैवर्ट का नियम हमने लगाया था। तो इस चालक से थीटा कोण बनाते हुए, ये चालक है, इससे थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर P बिंदु स्थित है। ठीक, जहां धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो इस जगह पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बिंदु P से धारावाही XY एक लंब डाला जाता है। यहां पर एक लंब डाला गया, ये वाला। क्लियर। इसके बाद जो धारावाही बिंदु Q पर मिलता है, यहां पर मिला, धारावाही से बिंदु P के लंबवत दूरी PQ इक्वल टू A, ये PQ जो है वो A हमने मानी है। तो करंट एलिमेंट के केंद्र O से Q की दूरी OQ इक्वल टू L, हमने यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली, L मानी है। तो हम कह सकते हैं कि कोण OPQ इक्वल टू कोण OPQ, कौन सा कोण है, OP और Q हमने माना कि ये कौन सा है, ये फाई है। और कोण XPQ, कोण XP और Q, तो ये कोण क्या है, ये फाई 1 है। ठीक है, तो हमने क्या माना है कि कोण OPQ फाई और XPQ फाई 1। ठीक है, इसको हमने माना फाई और इस कोण को हमने माना फाई 1। क्लियर। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोण YPQ फाई 2 माना है, YPQ फाई 2 माना है। और POQ कौन सा है, देखिएगा, यहां से P है और O है, देखिए, और ये, तो ये क्या है, थीटा।
क्लियर। तो बायो-सावर्ट के नियम से अल्पांश एल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने केवल और केवल अभी यहां से इतना खंड लिया है जो कि है ओ पी क्यू, और एंगल कितना है फाई, यहां से दूरी कितनी है आर, और यहां से ए और यहां एल। तो यहां पर हमने फॉर्मूला देखा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना है 90। क्यों, क्योंकि कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंत कोणों का योग 180 होता है। तो ये पहले से ही 90 है, तो इन दोनों का योग भी 90 होगा, इन दोनों का योग 90 होगा। तो थीटा प्लस फाई कितना होता है 90, और 90 माइनस फाई कितना आया इसी से थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, ये वैल्यू है। और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है कॉस फाई। तो टेन फाई इक्वल टू एल अपॉन ए, इसी से टेन क्या होता है एल, यानी कि आधार, नहीं बताइए, टेन फाई, टेन में क्या होता है लंब और अपॉन में आधार, ये तो होता है टेन। तो फाई से हम देखेंगे इस एंगल से, तो लंब कौन सा है ये एल, और आधार कौन सा है ये ए। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टेन फाई। इसी तरीके से साइन थीटा अगर देखें इसमें, तो साइन थीटा यानी कि थीटा एंगल से, तो लंब क्या है ए है, और कर्ण क्या है आर है। तो ए अपॉन आर, तो टेन फाई इक्वल टू एल अपॉन ए, और कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर। और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम जब इससे आर इक्वल टू निकालेंगे तो ए अपॉन कॉस फाई, और यहां हम देखेंगे कि आर इक्वल टू ए सेक फाई हो जाएगा। तो अवकलन हमने किया इसका, तो dl इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, क्योंकि टेन फाई का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर फाई होता है, तो फाई करेंगे डी फाई आ जाएगा। क्लियर। तो समीकरण एक से जो हमारे पास फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा को कॉस फाई लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर को हम क्या लिखा ए सेक फाई, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो डेल्टा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहां पर कॉस फाई डी फाई जो भी यहां पर कैंसिल आउट होकर क्या आएगा। तो जहां पर डेल्टा बी क्या है, एक एल लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब संपूर्ण धारावाही चालक एक्स वाई के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र जो हम निकालेंगे, तो इसका अवकलन कर देंगे 0 टू बी से। ठीक है, और यहां पर कितना एंगल जाएगा फाई 1 से फाई 2 तक। तो यहां से जब हम इसका समाकलन करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई आएगा। ठीक है, तो म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए जो है ये कांस्टेंट निकल जाएगा, और यहां पर कॉस फाई का हम जो है समाकलन करने वाले हैं। तो कॉस फाई का समाकलन क्या होता है, कॉस फाई का होता है साइन फाई, और लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस फाई 1, और कहां से कहां तक हो जाएगा फाई 2 तक। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर हमें मिल जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। क्लियर। अब देखिएगा, तो ये हमारे पास, अब ये जो हमने देखा ये हमारे पास था कि जो हमारे पास बायो-सावर्ट का नियम था। ठीक है, हमारे पास बायो-सावर्ट का नियम था, उसी के आधार पर एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसको याद रखिएगा। ठीक है, विशेष परिस्थितियों के बारे में बात करें इसी के, इनके जो हमारे पास एक जो धारावाही चालक था, एक सीधा लंबा तार था, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर हमने निकाला था, तो उसी की कुछ विशेष स्थितियां हैं। देखिएगा, यदि धारावाही एक्स वाई लंबाई अनंत है, लंबाई कितनी है अनंत है, तो बिंदु P के मध्य पास स्थित, बिंदु P के पास जो स्थित है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाई 1 फाई 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यदि धारावाही एक्स वाई की लंबाई अनंत है तथा बिंदु P मध्य के पास है, तो क्या हो जाएगा फाई 1 फाई 2 इक्वल टू 90। तो हमारे पास आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 आई अपॉन ए। इसी तरीके से यदि धारावाही एक्स वाई की लंबाई अनंत है परंतु बिंदु P किसी एक किनारे के समीप स्थित है, तो तब फाई 1 इक्वल टू 90 फाई 2 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 0। तो यहां पर आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। क्लियर। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिए इसे, यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। तो यहां पर आप केवल इसको ध्यान से देखिएगा और एक बार आपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा
किसी कुंडली की परिधि को अनेक समान अल्पांशों में बांट लेते हैं। ये कुंडली है, इसकी परिधि ये है, इसको जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट लिया। तो एक अल्पांश ए बी हमने लिया, ये वाला, केवल ये वाला हमने अल्पांश लिया है ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। तो बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश डेल्टा एल के कारण उत्पन्न जो है बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जहां पर थीटा जो है वो अल्पांश डेल्टा एल पर अल्पांश के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच बना हुआ कोण है, यानी कि केंद्र पर जो मिलाने वाली रेखा है उससे बना हुआ कोण थीटा है। ठीक है, चलिए। अतः अल्पांश के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, अल्पांश के कारण अब की बार तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन थीटा, 90 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा जो है वो 90 हम लिख देंगे। तो यहां से देखिएगा तो अल्पांश ए के कारण बिंदु ओ पर बना कोण, अल्पांश ए के कारण बिंदु ओ पर बना कोण कितना है, यानी कि 90 है। तो 90 हम लिखेंगे तो कोण में 90 हो जाएगा। तो अब की बार क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। तो सभी अल्पांशों के कारण ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा, यानी कि सभी अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु ओ पर उत्पन्न वो चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा। तो इस कारण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी समानुपाती डेल्टा बी, बी जो है वो समेशन डेल्टा बी हो जाएगा। और समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब ये है कि हर अल्पांश के जो जितने भी हमने अल्पांश में काटे हैं उस अल्पांश के उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी को, उस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐड कर देंगे और हमें जो है टोटल चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो यहां पर कुंडली का हमें निकालना है, तो समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा आई आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, जो डेल्टा एल है उनको हम जो लंबाई को ऐड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन डेल्टा एल। तो यानी कि जो समेशन डेल्टा एल है वो इस तरीके से है, यानी कि ये यहां से डेल्टा एल है, ठीक है, ये फिर कुछ और होगा, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, ठीक है। यानी कि ये भी डेल्टा एल, ये भी डेल्टा एल, तो यानी कि इन सबको जोड़ना है और सब जोड़ने के बाद किसके बराबर हो जाएंगे, इसके परिधि के बराबर। तो परिधि हो जाएगी यानी कि सिग्मा समेशन डेल्टा एल इक्वल टू 2 पाई आर। तो इनकी वृत्ताकार कुंडली की परिधि की लंबाई जो है डेल्टा एल समेशन डेल्टा एल के बराबर हुई कंप्लीट। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 2r और इंटू आई जो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो कुंडली के फेरों की संख्या अगर हम n माने तो क्या हो जाएगा, इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2r। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷, और कितना हो जाएगा 2 पाई एन आई अपॉन आर। हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कुंडली के तल के कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है, चलिए। धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना हो, धारा कुंडली के अक्ष पर, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। धारा कुंडली के अक्ष पर ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो इस डेरिवेशन को आप जो है ध्यान से देखिएगा। धारा कुंडली के अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र, धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिएगा, माना आर त्रिज्या की एक धारावाहिक कुंडली है, एक धारावाहिक कुंडली है और उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, माना कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत है, कुंडली का तल जो है कागज के तल के लंबवत है, यानी कि इस तरीके से है। ठीक है, ये खड़ी है, कोई छल्ला हमने खड़ा कर दिया, इस तरीके से है। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के दाईं ओर से देखने पर धारा की दिशा वामार्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, इस साइड है। ठीक है, तो जब हमें कुंडली की जो धारा की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज मिली है, तो कुंडली का केंद्र O हमने माना और कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु P x दूरी पर। ठीक है, x दूरी पर है बिंदु P, यहां से x दूरी पर बिंदु P है और उस बिंदु P पर हमें जो है कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे, देखिए, कुंडली के ऊपरी भाग A पर एक छोटी लंबाई डेल्टा एल मानिए, हमने यहां पर डेल्टा एल लंबाई मान ली, कोई छोटी सी एक खंड हमने माना है। ठीक है, डेल्टा एल। तो उस डेल्टा एल से हम क्या कर रहे हैं कि जो ए पी है, इसमें यहां पर ए पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर हमने क्या किया, ये मिला दिया। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया है। ठीक, तो ये हमारे पास ये ट्रायंगल हमें मिला। ठीक, तो अब हम जब इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस से हम देख सकते हैं कि जो ये R है और ये X है, ये जो है इस AP के बराबर कब होगा, हम लिखेंगे AP
इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। निकाल सकते हैं एपी की वैल्यू, और एपी कितना है ये हमने माना एस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट में हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था वो किसके बराबर है, एस के बराबर है। क्लियर। तो बायो सावर्ट के नियम से करंट एलिमेंट आई डेल्टा एल का पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो पहले इस फिगर को समझ लीजिएगा। कोई हमारे पास एक कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये कैसी एंटी क्लॉकवाइज। केंद्र O है, त्रिज्या R है। हमने कोई अल्पांश ए यानी कि एल डेल्टा एल माना, और यहां से केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है, तो यहां से A और P को हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र किस साइड है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हमें किस साइड पर देखना है। देखिए यहां से ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। मान लो इस बिंदु A के कारण और इस बिंदु B के कारण, ठीक है, एक यहां पर हमने खंड माना, यहां पर हमने खंड माना हुआ है। तो इन दोनों के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है देखिएगा, एक इस साइड है और इस साइड है। ठीक, तो जब हम यह देखते हैं कि इन दोनों के कंपोनेंट एक इधर होगा, एक इधर होगा, और इसका कंपोनेंट एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, तो ये जो Q है इसका एक कंपोनेंट होगा dB cos Q थीटा, क्योंकि ये एंगल जो है फाई बन रहा है, और यहां से एक कंपोनेंट होगा जो होगा dB cos थीटा, क्योंकि ये एंगल जो है हमें थीटा बन रहा है, और ये एंगल क्या है, ये फाई है। ठीक, तो ये एंगल भी हमने अगर फाई माने तो देखिएगा इन दोनों के कंपोनेंट ये यहां पर भी जाएंगे, तो dB sin फाई और dB sin फाई। ठीक है, और ये dB cos फाई और dB cos फाई ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हमने क्या AP इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस पाइथागोरस में से किया, और माना कुंडली के ऊपरी भाग A पर एक छोटा लंबाई डेल्टा एल मान लिया, और बायो सावर्ट के नियम से हमने डेल्टा एल बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला। तो डेल्टा एल का बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर। थीटा इक्वल कितना है, 90 है, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपॉन एस स्क्वायर, और dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन एस स्क्वायर। तो एक छोटा भाग एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन एस स्क्वायर। तो dB cos फाई अक्ष के लंबवत विपरीत दिशा में है, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, लेकिन dB sin फाई अक्ष की दिशा में है, ये एक दूसरे को समाप्त नहीं करेंगे। तो संपूर्ण चालक लूप पर चुंबकीय क्षेत्र जो है बिंदु P पर कितना हो जाएगा, देखिए B इक्वल टू समाकलन dB sin फाई, और sin फाई इक्वल टू कितना है, R अपॉन एस। देखिए कैसे sin फाई, क्योंकि फाई यहां पर है, जब हम इस एंगल में, इस ट्रायंगल में sin फाई निकालेंगे तो sin क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब क्या है, R अपॉन क्या है, S, तो sin फाई इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन S। ठीक है, तो यहां पर dB की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कितना हो जाएगा आई dl अपॉन एस स्क्वायर, और sin फाई कितना है, R अपॉन S, तो कितना हो जाएगा, B इक्वल टू समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इंटू R अपॉन S क्यूब हो जाएगा, क्योंकि A का C है और 2 ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर A हमने यहां पर मान लिया। अब हमें पता है कि S इक्वल टू क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो S क्यूब कितना हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2 इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट होल क्यूब हो जाएगा, और समाकलन हो जाएगा 0 टू 2 पाई आर यानी कि उसकी पूरी परिधि पर, और डेल्टा एल का। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रूट का होल क्यूब और 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुंडली का क्षेत्रफल हमें पता है कि A इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई डॉट आर है, तो देखिए यहां पर हम कुछ वैल्यू रखने वाले हैं। तो देखिए जो हमें ये रूट है, यानी कि रूट को हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 1/2। तो जब ये 3 पहले से ही है तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू 3/2, और आई इंटू आर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, और ये क्या है 2 पाई आर है। क्लियर। तो आइए अब 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2।
2। तो यदि कुंडली के फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 NIA अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा पावर ऑफ 3/2। कितना हो जाएगा, पावर ऑफ 3/2। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई NIA 2 अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगा 3/2, यानी कि धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। विशेष स्थितियां वही हैं कि हम जो है यदि x इक्वल टू 0 कर दें, यदि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर हो, यानी कि हमें इस तरीके से यहां पर x दूरी पर P था, लेकिन ये क्या है, x था, तो x जो है हमने 0 कर दिया तो ये P यहां पर आ जाएगा। तो जब P जो है ये कुंडली के केंद्र पर आ जाएगा तो हमारे पास B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 NIA अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x 0 है, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन r क्यूब, क्योंकि कैपिटल M जो है वो NIA के बराबर है। क्लियर। यदि बिंदु P केंद्र से अत्यंत दूर स्थित हो तो x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा r के, तो तब क्या होगा, r को एलिमिनेट कर देंगे, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन x क्यूब। यदि बिंदु P केंद्र से दूरी कितनी हो, कुंडली की त्रिज्या के समान हो, तो r इक्वल टू x हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन 2r, और कितना हो जाएगा ये 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। तो इस तरीके से हम यहां पर इनको देख रहे हैं। तो एक नोट्स आप बनाइएगा और उस नोट्स में इनको जो है सही तरीके से आप अपने हिसाब से, जैसा आप समझ सको, जैसा आपको समझ में आता हो, अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। केवल यहां पर आपको समझाने के लिए बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। 1820 में एम्पियर ने देखा कि जब दो चालकों के समान दिशा में धारा बहती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो चालकों के समान दिशा में धारा बहती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसके विपरीत धारा की दिशा विपरीत होने पर प्रतिकर्षित करते हैं। धारा की दिशा अगर बदल दें तो क्या हो जाए, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो प्रयोग किस तरीके से किया, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कैसे प्रयोग किया इन्होंने। माना AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं और पास पास रखे हुए हैं, ठीक है, और दोनों ही क्या हैं, चालक हैं। तो इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और जब दोनों तारों के चालकों में धारा एक ही दिशा में, यानी कि इधर और इधर एक ही दिशा में हो, तो क्या होगा, इन चालकों के बीच कैसा आकर्षण होगा, यानी कि आकर्षण पैदा होता है। ठीक है, देखिएगा हम यहां पर बता रहे हैं कि ये जो है दो चालक थे और इन चालकों में बैटरी हमने लगाई और दोनों में धारा उत्पन्न की, तो धारा जैसी हमने इसमें उत्पन्न की तो क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। ठीक है, धारा की दिशा क्या है, सेम है। लेकिन अगर हमने बैटरी को बदल दिया और धारा विपरीत बहने स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, यानी कि दूर दूर भगाने लगे। ठीक है, तो यहां पर यही बात बताई गई है कि जब दोनों तारों के चालकों की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो इन चालकों के बीच आकर्षण बल लगता है। जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। और बायो-सैवर्ट और लॉरेंज बल को मिलाकर एम्पियर ने धारावाही चालकों के बीच लगने वाले जो बल की गणना की थी, वो इसीलिए इसे क्या कहा था, एम्पियर का नियम कहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसे एम्पियर का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो सूत्र की व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला हमने कैसे किया, देखिए आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सूत्र की व्युत्पत्ति हम कैसे करते हैं, तो मान लिया कि AB तथा CD, AB और CD कौन से हैं, ये है AB और CD, दो चालक हैं, धारावाही चालक हैं। दोनों में जो है I1 I2 धारा बह रही है, समान दिशा में, दिशा दोनों की सेम है। ठीक, धारावाही एक दूसरे से R दूरी पर हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो मान लिया कि धारावाही X1 और Y1 यहां पर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान R दूरी पर बिंदु B1 है और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार हम B1 की दिशा हम निकालते हैं। तो यहां पर बायो-सैवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक पर AB के कारण CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी कि AB के कारण CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने CD के किसी बिंदु पर यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो चालक तार CD चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा है, अतः इसलिए L लंबाई पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो क्या होगा, F इक्वल टू IBL sin थीटा। लंबवत है
तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, तो F इक्वल टू आई टू एल बी वन साइन 90। क्यों? क्योंकि I2 क्यों है? I2 इसलिए है क्योंकि जहां पर ये बल लग रहा है वहां पर धारा कितनी है? I2 है। ठीक है, तो F इक्वल टू आई टू एल बी वन साइन 90 इक्वल टू आई टू एल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 जो I1 है और अपॉन में R। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि L टू एल म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2 पाई R ये हो जाएगा। तो F इक्वल टू यहां पर हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 I2 L अपॉन R स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास ये बल होगा वो क्या होगा? वो पहले तार के कारण दूसरे पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दूसरे तार के कारण पहले पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे? चुंबकीय बल लगाएंगे। ठीक, तो यहां पर F इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते थे तो 10 की घात 7 माइनस 7 लिखते थे। अगर 4 पाई की जगह पर 2 पाई करते हैं तो 2 गुना 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा। तो 2 गुना 10 की घात माइनस 7 और I1 I2 L अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R, और ये हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, अगर L को हम इसके नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा? F अपॉन L इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I1 I2 L अपॉन R, और ये न्यूटन पर मीटर में। तो AB तथा CD की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा? F अपॉन L इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I1 I2 इंटू L अपॉन R। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस पर देख सकते हैं, यानी कि धारा को अगर सेम करें तो तब जो है ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे, और धारा अगर विपरीत हो तो क्या करेंगे? ये प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन बल जो होगा वो क्या होगा? दोनों में प्रति लंबाई पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I1 I2 L अपॉन R स्क्वायर होगा, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एम्पियर की परिभाषा। अब एम्पियर की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, तो एम्पियर की परिभाषा आप जान लीजिएगा क्या है। देखिए, समांतर धारावाही एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R होता है। ठीक है, यानी कि एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R होता है। I1 I2 इक्वल टू क्या है? 1 एम्पियर, और R इक्वल टू 1 एम्पियर अगर रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F अपॉन L इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 और 1 इंटू 1 अपॉन 1। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो एकांक धारा और एकांक प्रति लंबाई, जो मतलब एक दूसरे के चालक दूरी पर रखे हुए R इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू रखने पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह मान है जिसका प्रवाह 2 लंबे सीधे धारावाही से करने पर दोनों धारावाही एक दूसरे को 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर बल से आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, यही हमारे पास क्या था? एम्पियर की परिभाषा थी। और एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम अनुसार क्या कहता है कि किसी बंद वक्र पर समस्त धाराओं के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्लोज इंटीग्रल BdL कुल धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I, यानी कि किसके बराबर होता है? म्यू नॉट गुना के बराबर होता है और कुल धारा के। तो कुल धारा और म्यू नॉट के गुना के बराबर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्लोज इंटीग्रल B डेल्टा L। ठीक है, प्रूफ कैसे करें? आइए अब हम क्या करते हैं, देखिएगा, R त्रिज्या का वक्र लिया हमने, कोई R त्रिज्या का एक वक्र लिया, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसके R त्रिज्या वक्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? B है, और इस वक्र पर एक छोटी लंबाई डेल्टा L हम लेते हैं और एम्पियर के नियम से हम इसको निकालते हैं। तो एम्पियर का नियम क्या था? हमने अभी बताया कि जो क्लोज इंटीग्रल है B इंटू DL, यानी क्लोज इंटीग्रल चुंबकीय क्षेत्र का किसी अल्पांश लंबाई पर, तो वो क्या हो जाएगा? हम इसको अब निकालेंगे, देखिएगा कि BdL इंटू कॉस थीटा। तो BdL कॉस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा कि थीटा और जो जीरो है वो कैसे जीरो आया? कि जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और जो हमारे पास धारा है, ठीक है, यानी कि लंबाई और धारा के बीच में जो कोण है वो कितना है? 0 है। यही तो है। देखिए, डेल्टा L इस साइड है, B इस साइड है, I भी इस साइड है। तो डेल्टा L और B के बीच में एंगल कितना है? 0। तो डेल्टा L और B के बीच में एंगल हमें देखना है 0 है, तो क्या हो जाएगा? B डेल्टा L cos 0, और cos 0 होता है 1, तो B कांस्टेंट हो जाएगा, और DL का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रल कहां से कहां तक? 0 टू 2 पाई R। तो 0 टू 2 पाई R तक हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल B DL इक्वल टू B 2 पाई R। तो
तो एम्पियर के नियम से देखेंगे तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई इक्वल में क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहां पर बी इक्वल टू 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहां पर देखिएगा म्यू नॉट और अपॉन में ये 2 पाई हो जाएगा और यहां आई अपॉन में आर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन r, क्योंकि हमने 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग क्या है, धारावाही प्रणाली का सबसे पहले यानी कि करंट सोलेनोइडल। ठीक है, तो करंट सोलेनोइडल में क्या होता है, यदि चालक को हेलिकल बनाकर, यानी कि इस तरीके से हेलिकल बनाकर किसी बेलन पर लपेट दिया जाए तथा बेलन की लंबाई व्यास से अधिक हो तो इसे धारावाही प्रणाली का कहते हैं। धारावाही प्रणाली का कब बनेगा, कोई जो तार है उसको हम क्या करें कि हेलिकल शेप में बना लें और किसी बेलन पर लपेट दें और बेलन की लंबाई जो है वो व्यास से अधिक होनी चाहिए और इसी को हम क्या कहेंगे, धारावाही प्रणाली का कहेंगे। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको समझिएगा कि प्रणालिका के फेरों की संख्या अधिक होती है। प्रणालिका में फेरों की संख्या अधिक होती है तो चालक के रूप में सामान्यतः तांबे का तार प्रयोग किया जाता है। तार को पाइप या चीनी का मृदु लोहे की छड़ पर लपेट दिया जाता है। जब प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विद्युत क्षेत्र विकसित हो जाता है। इधर N है और इधर क्या है, S है। ठीक है, तो जो फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक, फिगर में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कोई चालक तार था, उसको हमने हेलिकल शेप में हमने इसको किसी सिलेंडर पर लपेट दिया और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र विकसित करता है। इसी को हम कहते हैं धारावाही प्रणालिका। क्लियर, तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और एन क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या और आई क्या है, प्रणालिका में बहने वाली धारा। तो हम कह सकते हैं कि B का मान प्रणालिका के व्यास व लंबाई पर निर्भर नहीं करता। उपरोक्त B का मान लंबी प्रणालिका के लिए उपयुक्त है। प्रणालिकों के सिरे यानी प्रणालिका का जो सिरा है उन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का कैसा होता है, आधा होता है। तो लंबाई प्रणालिका एक दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स का एक गुण है और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी समतल को यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो समतल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा हमने कहा कि किसी समतल को यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, समतल को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया और उस समतल से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिएगा अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके तल के लंबवत है तो क्या हो जाएगा, यहां पर साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए। ठीक, और यहां पर अब जब ये थीटा एंगल बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र इसके तल से थीटा एंगल बनाती है तो क्या हो जाएगा, ये बी साइन थीटा, यहां पर बी साइन थीटा ये कंपोनेंट हो जाएगा और यहां पर बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमें लेना है तल के लंबवत वाला, तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक हम लिखते हैं फाई इक्वल टू वेबर, जिसको डब्ल्यू बी से लिखते हैं और वेबर इक्वल टू होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 वेबर की परिभाषा अगर देखें तो 1 वेबर की परिभाषा होती है यदि 1 मीटर क्षेत्रफल वाले किसी समतल को 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के लंबवत रखा जाए तो समतल से 1 वेबर चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। एक बार फिर से देखिए, यदि 1 मीटर क्षेत्रफल वाले किसी समतल को 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं के लंबवत रखा जाए तो समतल से 1 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स निकलेगा। और फाई का जो वी में सूत्र होता है वो बनेगा, वी में सूत्र देखिए यहां से फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा और एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। इससे हम देखेंगे तो यहां पर b इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, तो b की वैल्यू रख देंगे तो v की वैल्यू रखने पर हमें मिलता है फाई इक्वल टू एफ क्यू वी साइन थीटा और a कॉस थीटा। तो यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का,
ठीक है, और यहां पर हो जाएगा एम्पियर और ये सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसको विमेय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ml² t-2 a-1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है, किस तरीके से यह है जो है काम करता है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ऑर्स्टेड और एम्पियर ने यह बताया था कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इसका विपरीत भी सत्य है। गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका विपरीत भी सत्य होगा कि गतिशील चुंबकीय विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो 1831 में माइकल फैराडे आए, जो इंग्लैंड के थे। उन्होंने प्रयोग किया तो लगभग उसी समय जोसेफ हेनरी, जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने यह पाया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है, कोई चुंबक है उसको कुंडली के पास लाया जाता है, तो कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है, और विद्युत धारा उतनी ही देर तक विद्यमान रहती है जितनी देर तक चुंबकीय गतिशील रहता है। चुंबक जो है वो गतिशील रहता है, और चुंबक के स्थिर होते ही कुंडली में धारा समाप्त हो जाती है। कैसे? आइए, प्रयोग नंबर 1 में कहा गया कि ये एक चुंबक है, चुंबक को इसके पास लाया गया। ठीक है, चुंबक को v गति से इसके पास लाया गया, और जब v गति से इसके पास लाया गया तो देखिएगा क्या होता है इसके बारे में। देखिए, एक चुंबक है कुंडली के तल से दूर है, एक चुंबक अभी कुंडली के तल से दूर है, तो एक भी चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली से नहीं गुजर पा रही हैं। ठीक है, फलस्वरूप जो है कुंडली में धारा का मान कितना है? अभी 0 है। लेकिन एक कुंडली, एक गैल्वेनोमीटर का संयोग दिखाया गया है, जो यहां पर गैल्वेनोमीटर यहां पर दिखाया गया धारामापी है, एक चुंबकीय कुंडली के समीप लंबवत दिशा में लाया जा रहा है, कुंडली के समीप लाया जा रहा है इसको। ठीक है, तो समीप आने पर किसी क्षण कुंडली के 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं, कुंडली से 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, यानी कि कुंडली से 4 बल रेखाएं, यानी कि हम कह सकते हैं बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहां से हम इस साइड लाए, देखिएगा हम इसको यहां पर लाए तो क्या है, इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। ठीक है, जैसे ला रहे हैं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, और जब ये विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि कुंडली में जो है धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि हमें जो है धारामापी के विक्षेप से पता चल रहा है। अब अगर हमने इसकी दिशा बदल दी तो क्या होगा, विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। जैसे हमने जो है एन को इस साइड में किया, चुंबक को बदला, और जब हम इसके पास ले गए तो धारा की दिशा भी उल्टी हो गई। पहले धारा इस साइड थी, देखिएगा धारा पहले इस साइड थी, और अब धारा क्या है, इस साइड है। तो चुंबक की दिशा बदलने पर धारा की दिशा भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब इसी तरीके से अगर हम दूर ले जाते हैं, अगर हम चुंबक को दूर ले जाते हैं किसी कुंडली से, तो क्या होगा, चुंबक v वेग से दूर जा रही है, तो तब क्या होगा, तब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी फिर से। और जब हम इसको चुंबक को घुमा करके फिर से दूर ले जाएंगे, तो जब हम n कुंडली की तरफ करके दूर ले जा रहे थे तो धारा जो थी वो थी हमारे पास क्लॉकवाइज, और जब हम n को उसके अपोजिट में करके ले जाएंगे तो धारा क्या होगी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन विक्षेप जो है वो उल्टा दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला, जब किसी तथा कुंडली, यानी कि जब किसी जो चुंबक है या फिर कुंडली के बीच आपेक्षित गति होती है, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षित गति होती है, तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपको दिखाया गया है कि जो भी हमारे पास ये प्रयोग हैं, ये प्रयोग थे जो किए थे किसने, जो हमारे पास प्रयोग थे ये किए थे फैराडे ने, और फैराडे के साथ थे जोसेफ हेनरी, इन्होंने ये प्रयोग किए थे। इनके बारे में हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। प्रयोग नंबर 1 आपको दिखाया जा रहा है कि जो हमारे पास ये धारावाही कुंडली है, ठीक है, प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 आप देख सकते हैं, प्रयोग नंबर 3 ये जो माइकल फैराडे के प्रयोग थे ये यहां पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए कि जब ये हमारे पास प्रणालिका है, इसमें जो है बैटरी लगाई गई है, बैटरी लगाई गई तो यहां से क्या हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं पास होने लगी। ठीक है, इसमें धारा बह रही है, चुंबकीय बल रेखाएं पास होने लगी। तो देखिए जब इस धारावाही प्रणालिका को इसके पास ले जाता है कि जिसमें कोई भी बैटरी नहीं है,
ठीक है, इस कुंडली में कोई भी बैटरी नहीं है और यहाँ पर हमने धारामापी लगाया गया है और इसमें धारा बह रही है। तो जब हम इसके पास ले जाते हैं तो पास ले जाने पर क्या होगा, इससे चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो बहने लगेंगी, इससे चुंबकीय बल रेखाएं पास होने लगेगी और धारामापी में विक्षेप देखने को मिलेगा। तो जब विक्षेप देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें करंट प्रवाहित हो गया, करंट प्रवाहित हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जब हमें धारामापी में विक्षेप देखने को मिलता है तो वह करंट के कारण देखने को मिलता है। अब माइकल फैराडे ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह भी बताया कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, ठीक है, बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होती है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या थे, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए थे और 2 नियम कौन कौन से दिए थे, वे नियम थे, पहला नियम था जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक विद्यमान रहता है जब तक फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता रहता है तो क्या होगा, जो विद्युत वाहक बल होगा वह भी वहां पर मौजूद रहेगा। बल रेखाओं की संख्या बढ़ने पर विपरीत धारा तथा घटने पर समान धारा उत्पन्न होती है। अगर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, विपरीत धारा उत्पन्न हो जाएगी और घटा दें तो क्या होगा, धारा समान रहेगी। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि हमने अगर देख रहे हैं इसका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला अगर निकालें तो किसी समय कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान हमने देखा कि φ1 है और t समय पश्चात फ्लक्स परिवर्तन होकर कितना हो गया, φ2। तो दूसरे नियम से हम देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अल्फा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वो क्या होगी, E समानुपाती प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो जाती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, E और समानुपाती क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1/t। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी समय कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है और t समय पश्चात वह जो है कितना हो जाता है, φ2 हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका समानुपाती हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती हो जाएगा। तो समानुपाती किसके हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, तो क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1/t और किसके समानुपाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू k φ2 माइनस φ1/t। तो k इक्वल टू अगर हम 1 मान लें तो E इक्वल टू φ2 माइनस φ1/t हो जाएगा। तो यदि dt समय में फ्लक्स से d∅ परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस d∅/dt। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल d∅/dt और माइनस में होता है। देखिए नोट पॉइंट में आपको याद रखना है कि फेरों की संख्या अधिक कर देने पर विद्युत वाहक बल E का मान बढ़ाया जा सकता है। दिए गए समय में फ्लक्स परिवर्तन d∅ बढ़ाने पर E का मान बढ़ाया जा सकता है। दिए गए फ्लक्स परिवर्तन के समय dt घटाकर फ्लक्स परिवर्तन के लिए समय dt घटाकर E बढ़ाया जा सकता है। चूंकि phi इक्वल टू BA cos थीटा, इसलिए फ्लक्स को समय के सापेक्ष परिवर्तित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल A तथा cos थीटा को समय के परिवर्तित कर क्या कर जा सकता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित किया जा सकता है। और इसलिए B में परिवर्तित होने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा phi/dt यानी कि d∅/dt इक्वल टू dB/dt A cos phi या A cos थीटा। ठीक है, तो A में परिवर्तित होने पर B में परिवर्तन अगर हुआ तो d∅/dt इक्वल टू dB/dt A cos थीटा हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल में परिवर्तित करते हैं तो d∅/dt B और dA/dt यानी कि समय के साथ क्षेत्र में परिवर्तन dA/dt और अपॉन इंटू में cos थीटा। और अगर थीटा में परिवर्तन कर दें तो थीटा में परिवर्तन करेंगे समय के साथ, तो समय के साथ हम इसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो d∅dt अपॉन ये क्या हो जाएगा, d∅/dt और इंटू में d/dt करने के बाद cos थीटा का अवकलन करेंगे, यानी कि BA d/dt cos थीटा। तो थीटा में परिवर्तन किया तो d∅/dt इक्वल टू कितना हो गया, ये phi है। ठीक है, d∅/dt इक्वल टू BA d/dt cos थीटा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब B में परिवर्तित किया तो समय के साथ B में परिवर्तन dB/dt, समय के साथ A में परिवर्तन dA/dt, समय के साथ थीटा में परिवर्तन dt ये हो जाएगा d/dt, यानी कि इसका समय के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ठीक है, लेंस का नियम क्या कहता है,
सन 1834 में लेंज ने एक नियम दिया था जो बंद परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी देता है। और इस नियम के अनुसार क्या कहा था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दिशा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, यानी कि जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है वह उसी का विरोध करती है। इसलिए फैराडे के समीकरण में माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, जब हम चुंबक को यहां पर लाए, इसके पास लाए, तो यह जो है इसी का विरोध करने लगती है, यानी कि जो धारा है वो क्या हो जाएगी, देखिए इधर है, तो जैसे ही हम जो है इसके पास लाते हैं तो जो विक्षेप है वो हमें इस साइड दिखाई देता है। ठीक है, और जब इसको दूर ले जाते हैं विक्षेप जो हमें इस ओर दिखाई देता है, यानी कि दूर ले जाते हैं तो तभी है उसका विरोध करती है, यानी कि दूर ले जाने का विरोध करती है। तो तभी हमने कहा था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, यानी कि जिसके कारण वह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जब हम इसके समीप लाते हैं तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब हम इसके समीप लाते हैं तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है N, यह उसको क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित कर देती है, यानी कि जो धारा होगी वो इस तरह विक्षेप हमें दिखाएगी। और चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर जा रहा है तो अब प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होकर, प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, इधर विक्षेप इधर दिखाएगा, विपरीत हो जाएगी और दक्षिण ध्रुव को उत्पन्न कर देती है। तो यहां पर फलस्वरूप क्या होगा, कुंडली दूर जाते हुए चुंबक को क्या करेगी, आकर्षित करती है। ठीक है, पास आएगी तो उसको प्रतिकर्षित करेगी और दूर जाएगी तो उसको आकर्षित करती है। ठीक है, अब देखते हैं लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि किस तरीके से होती है। तो देखिएगा, इसको केवल आपको पढ़ना है। देखिए, एक चुंबक कुंडली के समीप लाया जाता है। यदि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कुंडली के समीप आता है तो कुंडली की प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहकर स्वयं दक्षिण ध्रुव बना लेता है अपने आप ही। ठीक है, फलस्वरूप प्रेरित धारा चुंबक के विस्थापन का विरोध करती है और कुंडली में धारा को बनाए रखने के लिए चुंबक का विस्थापन यानी कि गति आवश्यक है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विद्युत प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और यह लेंज का नियम ठीक है और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इसके अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली उंगली यानी कि फोर फिंगर तथा बीच वाली उंगली यानी कि मिडिल फिंगर तीनों को एक दूसरे के लंबवत समायोजित किया जाए तो यदि अंगूठे द्वारा चालक की गति की दिशा और अंगूठे के पास वाली उंगली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक में प्रेरित धारा की दिशा बीच वाली उंगली द्वारा व्यक्त होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस तरीके से अपने हाथ को रखें कि अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा बताए और अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो जो बीच वाली उंगली होगी वह धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, जो हमारे पास नोट है, नोट पॉइंट में देख लीजिएगा। लेंज के नियम की सहायता से किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से केवल सीधे चालक के प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। याद रहे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए तथा दाएं हाथ का नियम जो है वो प्रेरित धाराओं के लिए है। याद रखिएगा, बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए और जो दाएं हाथ का नियम है वो प्रेरित धाराओं के लिए है। ठीक है, तो बाएं हाथ का नियम हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे पास मिडिल फिंगर और अंगूठे के पास वाले फिंगर है और थंब इस तरीके से फैलाएं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों और क्या कहेंगे कि जो थंब है अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को दर्शाता है और जो हमारे पास क्या है फर्स्ट फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो जो हमारे पास मिडिल फिंगर होगी वो क्या कहेगी कि धारा की दिशा, जो धारा की दिशा है उसको वह प्रदर्शित करती है। तो हमारा थंब चालक की गति और फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो हमारे पास मिडिल फिंगर है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गतिमान विद्युत वाहक बल क्या होता है। गतिमान विद्युत वाहक बल यानी कि मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, इस एक वीडियो में हमने 60% से यानी कि 80% तक हमने जो है सिलेबस को कवर कर लिया है। तो 60 से 80% तक सिलेबस इस वीडियो में आपको कवर मिल जाएगा और जो इसकी लास्ट वीडियो हम डालेंगे तो वो वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो सिलेबस बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और उसी के साथ न्यूमेरिकल्स को भी उस वीडियो में ही हम रख देंगे। ठीक है, तो ये दो वीडियो 1 यूनिट की आपको मिल रही है, एक न्यूमेरिकल और एक कंप्लीट थ्योरी की। तो बस इसको ध्यान से देखिएगा, एक भी कंसेप्ट आपका जो है बाहर नहीं जाएगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, गतिमान विद्युत वाहक बल यानी कि मोशनल ईएमएफ
क्या है। देखिए फिगर के माध्यम से देख लीजिएगा, पहले फिगर को ध्यान से समझिएगा। ये आपको फिगर दिखाया गया है, ये इस तरीके से है कि एक धातु का फ्रेम है। क्या है? एक धातु का फ्रेम है जो ये है, इस तरीके से देखिएगा, एक धातु का फ्रेम है, ये धातु का फ्रेम मान लीजिएगा, ठीक है। फ्रेम क्षैतिज तल में है, तो फ्रेम के ऊपर एक चालक स्लाइडर छड़ है, ये वाली, ठीक, जिसको हम कह रहे हैं P और Q। ये वाली छड़ स्लाइडर है, यानी कि ये खिसक सकती है। दाईं और एक समान वेग v से सरक रही है, दाईं और इस तरीके से इधर की तरफ सरक रही है। छड़ PQ की लंबाई कितनी है? L है, इसकी लंबाई कितनी है? L। फ्रेम के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर क्या होती है? क्रॉस। छड़ फ्रेम के बाएं सिरे से x दूरी पर स्थित है, इस सिरे से इस सिरे तक की दूरी x है। इस प्रकार PQRS कौन सा? ये वाला PQR और S, ये जो है एक बंद परिपथ बन जाता है। तो SP क्या है? यहां से यहां तक SP कितना है? X। PQ L और RS भी क्या है? यहां से यहां तक L है। क्लियर? इसलिए परिपथ PQRS से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? phi इक्वल टू BA cos थीटा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू क्या होता है? L इंटू एक्स, यानी कि BLX cos 0। क्यों 0? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो उसका क्षेत्रफल है और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच जो एंगल है वो कितना है? 0 है। तो phi इक्वल टू BLX cos 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो छड़ PQ दाईं ओर सरक रही है, अतः x जो है वो बढ़ेगा। इस तरफ अगर इसको सरकाएंगे तो ये दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अतः फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होगी? d phi अपॉन dt इक्वल टू BL dx अपॉन dt। तो इसलिए छड़ PQ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू BL और माइनस dx अपॉन dt, जहां पर माइनस dx अपॉन dt इक्वल टू v है और छड़ का वेग कितना है? v। तो यहां पर E इक्वल टू BL v हो जाएगा, क्योंकि माइनस dx अपॉन dt क्या है? ये v है, तो BL v हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिमान विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्यों इसको क्या कहते हैं? गतिमान विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब प्रेरित धारा की दिशा कैसे हम ज्ञात करें? तो आइए देखते हैं। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार छड़ PQ से प्रेरित धारा I की दिशा PQ होगी। अतः परिपथ में प्रेरित धारा वामार्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है। कैसे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से छड़ PQ में प्रेरित धारा I की दिशा PQ होगी, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या होगा? आइए देखते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे किस तरीके से देखेंगे? आइए। प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फिगर आपको ध्यान से देखना है। हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या है? QV sin थीटा, और जब V इक्वल टू 0 हो तो F इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? तो आइए, चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन कराने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन किया जाता है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय विद्युत क्षेत्र प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन कराने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किया जाता है, हम चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र में हम जो भी परिवर्तन करेंगे, उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लें कि एक ये फिगर आपको दिखाया गया है और ये जो है आपको दिखाया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। क्लियर? तो चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित कराना है और उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसी के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वही प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और प्रेरित विद्युत क्षेत्र अस्थिर, प्रेरित विद्युत क्षेत्र अस्थिर विद्युत क्षेत्र तथा असंरक्षणीय होता है।
ठीक है, अस्थिर और असंरक्षणीय होता है और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं परिपथ में बंद पाथ बनाती हैं जिनका न तो आरंभ हो और न ही अंत होता है। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं सतत होती हैं, यानी कि कंटिन्यूअस होती हैं। हमने माना कि ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है और Q आवेश पर विद्युत बल F जो है वो QE है। अब एकांक आवेश को परिपथ में dl विस्थापन के लिए किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, W = F × dl। तो एकांक आवेश W = F × dl अपॉन Q हो जाएगा। तो QE × dl अपॉन Q, तो W = E.dl। तो W = क्या हो जाएगा, E.dl। और यही क्या होगा, हम यह सभी जानते हैं कि एकांक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल EMF कहलाता है। तो इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E = क्लोज इंटीग्रल E/dl। और E = हम जानते हैं कि -dφ/dt भी होता है। तो E की जगह पर हम -dφ/dt रखेंगे और क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E/dl। तो इसी के चलते हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E/dl = -dφ/dt। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नोट पॉइंट में आपको देखना है कि जब तक चुंबकीय क्षेत्र B में परिवर्तन होता रहेगा तब तक प्रेरित विद्युत क्षेत्र विद्यमान रहेगा। परिपथ आवेश के प्रवाह के लिए प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्तरदायी है, न कि चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि परिपथ आवेश के जो प्रवाह है उसके लिए प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्तरदायी है, न कि चुंबकीय क्षेत्र। अतः प्रेरित धारा विद्युत बल के कारण उत्पन्न होती है। चलिए, गतिमान विद्युत वाहक बल तथा ऊर्जा संरक्षण क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, गतिमान विद्युत वाहक बल की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है E = BLV। प्रेरित धारा का फॉर्मूला हम देखेंगे तो माना परिपथ का विद्युत प्रतिरोध R है तो I = E/R हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I = BLV/R। बल तो हम जानते हैं कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, हम ये सभी जानते हैं, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो F = IBL होगा और IBL यानी कि I की वैल्यू रखेंगे तो IBV/R और BL हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, F = B²L²V/R। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा वेग की दिशा के विपरीत होती है जो फ्लक्स परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल पावर तो Pm = FV हो जाएगा और F की वैल्यू क्या है, B²L²V/R × V। तो B²L²V²/R हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं BLV² ही हो जाएगा मैकेनिकल पावर। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत शक्ति क्या होगी, P = I² × R। तो BLV/R² R। तो यहां पर हो जाएगा B²L² और V²/R यानी कि BLV और अपॉन में R, यानी कि कह सकते हैं कि मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, दोनों ही बराबर होती है। तो इसलिए संपूर्ण यांत्रिक शक्ति विद्युत शक्ति में परिवर्तन हो जाती है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि यहां पर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने जो है कुछ जो है 80 से 85% सिलेबस यहां पर हमने कवर किया यूनिट नंबर 5 का। और यूनिट नंबर 5 की जो टॉपिक कुछ बचे हुए हैं उनको हम न्यूमेरिकल से पहले रिवाइज करने के बाद तब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफी लंबा हो चुका है और सभी टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है, तो इसलिए सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया और अब जो है केवल 10 से 15% कोर्स जो है यहां पर बचा हुआ है। तो जो मेन टॉपिक थे वो हमने यहां पर कवर कर लिए हैं और आने वाली वीडियो में न्यूमेरिकल्स और जो बचे हुए टॉपिक है 4-5 टॉपिक और हैं उनको हम जो है यहां पर कवर कर लेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, गला जो है काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, गले की आवाज जो है काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो थोड़ा सा आप भी जो है हमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर करने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को कहिएगा कि वीडियो को एक बार और शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल के हमारे साथ जुड़ सकें और हमारा यूट्यूब का परिवार, यूट्यूब फैमिली और ज़्यादा ग्रो कर सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर